Okay, let's begin this session with regard to your AFM chapter number 15 स्टार्टअप फाइनेंस। तो स्टार्टअप फाइनेंस के अंदर मुझे जो लगता है कि मतलब जो पॉइंट्स एग्जाम में आ सकते हैं तो मैं उनको एकदम क्विकली रिकैप करा देता हूँ। ठीक है, तो समझाने पे ज़्यादा एम्फेसाइज करेंगे नहीं अपन। तो मसाला अंदर का तो आपको अपने हिसाब से लिखना है, तो ठीक है ट्राई करना कि एकदम फटाफट फटाफट आप भी याद कर पाओ चीज़ों को, और एक नज़र आप डाल लो, ताकि क्या है ना कि एग्जाम में अपना क्वेश्चन नंबर सी जो आता है ना किसी भी पार्ट का, तो अगर वो क्वेश्चन में अगर ये कहीं बैठ जाए तो फटाक से अपन सारे पॉइंट लिख दे और अंदर का मसाला अपने हिसाब से अपन लिख डालेंगे। तो ठीक है, तो वीडियो को आप लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और अपन स्टार्ट करते हैं अब। ओके, एक मिनट मेरे को लेने दो पहले स्क्रीन पे विंडो कैप्चर डिवाइस। चलो ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं स्टार्टअप फाइनेंस। ठीक है, तो मेरे को जो जो कॉन्सेप्ट लगते हैं इम्पोर्टेंट वो मैं करा दूंगा इसके अंदर, और फिर आप देख लेना, अगर आपको इससे ज़्यादा अगर पढ़ना हो तो मेरे को लगता नहीं इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो लेट शेल वी स्टार्ट। ठीक है, सम ऑफ द इनोवेटिव वेज टू फाइनेंस स्टार्टअप। ठीक है, इनोवेटिव वेज मतलब किस किस तरीके से अपन फाइनेंस को अपन जनरेट कर सकते हैं स्टार्टअप के अंदर, है ना। फाइनेंस मतलब पैसा, पैसा कहाँ से लेके आएंगे स्टार्टअप के लिए। तो कुछ कुछ अपने पॉइंट्स हैं, मेरे को कलर चेंज करना पड़ेगा इसका। ठीक है, पर्सनल फाइनेंसिंग, ठीक है, खुद के पास फाइनेंस पड़ा है वो यूज कर लेंगे। पर्सनल क्रेडिट लाइंस, ठीक है, अपने पास क्रेडिट लेने की अथॉरिटी है। जनरली क्या होता है, क्रेडिट कार्ड होता है। ठीक है, तो इसलिए मैंने पहले से टिक मार रखा है। तो आप मेक श्योर करना कि जब भी आप देखो तो ये चीजें है ना अच्छे से देख लेना कि जो मैंने टिक मार रखी है ना, तो वो वाला कंटेंट आप पेपर के अंदर लिख पाओ तो लिख देना, अगर याद आ जाए तो उससे क्या होगा ना कि ये एकदम फटाक से नंबर मिल जाएंगे अपने को। ठीक है, तो पर्सनल क्रेडिट लाइन का मतलब एक एग्जांपल होता है क्रेडिट कार्ड की, अपन ने वहां से पैसा उठा लिया। फैमिली एंड फ्रेंड्स, भाई साहब दोस्ती यारी में जाके ना अपन ने पैसे मांग लिए, घर परिवार वालों से पैसे मांग लिए, तो स्टार्टअप में स्टार्टअप को फाइनेंस मिल गया। मतलब अपन तो स्टार्टअप ही करने वाले थे ना, तो अपन को फाइनेंस की जरूरत थी, तो वहां से मिल गया। ठीक है, फिर आता है पीयर टू पीयर लेंडिंग। और मेरे को 100% पता है कि अगर पीयर टू पीयर लेंडिंग आपने वर्ड भी लिख दिया तो इसके अंदर का क्या मसाला अपने को समझ में नहीं आएगा, इसीलिए मैंने अंडरलाइन कर दिया है कि ये जो सिंपल लाइन है ये लिख देना कि इन दिस प्रोसेस ए ग्रुप ऑफ पीपल कम टुगेदर एंड लेंड मनी टू ईच अदर। जैसे वो शंभू लोन नहीं होता है क्या कि सारा पीपल्स एक साथ आता है और फिर एक बंदे को लोन दे देता है, तो इस टाइप का पीयर टू पीयर लेंडिंग। इन दिस प्रोसेस ए ग्रुप ऑफ पीपल, ग्रुप ऑफ पीपल आता है एक साथ और एक दूसरे को पैसे देता फिरता है। ठीक है, फिर आता है क्राउड फंडिंग। क्राउड फंडिंग के अंदर तो जैसे तो जनरली आप लिख दोगे, फिर भी अगर नहीं समझ में आया तो ये अंडरलाइन कर रखा है। क्राउड फंडिंग इज ए यूज ऑफ ए स्मॉल अमाउंट ऑफ कैपिटल, स्मॉल अमाउंट ऑफ कैपिटल फ्रॉम ए लार्ज नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स। ज्यादा लोगों से छोटा छोटा अमाउंट चाहिए टू फाइनेंस ए न्यू बिजनेस इनिशिएटिव, है ना। फिर आता है अपना माइक्रो लोन्स। माइक्रो लोन्स तो आपको पता ही होगा, माइक्रो लोन्स आर स्मॉल लोन्स दैट आर गिवन बाय इंडिविजुअल एट ए लोअर इंटरेस्ट रेट टू न्यू बिजनेस वेंचर्स। ठीक है, तो ओके अपन कहाँ थे, माइक्रो लोन्स पे। ठीक है, मैं श्योर करता हूँ वीडियो, हाँ वीडियो स्टार्ट हो गई। माइक्रो लोन्स पे थे, तो माइक्रो लोन्स क्या होता है कि अपन जो आसपास में कोई लोन देने वाला बंदा होता है ना, मतलब जनरली आपको पता होगा कोई जमींदार टाइप ऐसे लोग होते हैं ना, तो उनसे अपन थोड़ा बहुत पैसा लेके आ जाते हैं। तो वो उस टाइप्स का है कि स्मॉल लॉन्स दैट आर गिवन बाय इंडिविजुअल एट ए लोअर इंटरेस्ट रेट टू न्यू बिजनेस, मतलब कम कम इंटरेस्ट रेट होती है उसकी। फिर होता है वेंडर फाइनेंसिंग। अब वेंडर फाइनेंस ए फॉर्म ऑफ फाइनेंसिंग इन विच कंपनी लेंड्स मनी टू वन ऑफ इट्स कस्टमर। ठीक है, इसका मैं सीधा समझा देता हूँ। अपन एक कंपनी है, ठीक है, और अपना एक कस्टमर है। अब है ना, कस्टमर को सामान लेना है पर उसके पास पैसे नहीं है, तो अपन कंपनी उसको पैसे दे रहे हैं ताकि वो अपने यहाँ से सामान ले पाए, तो इसको बोलते हैं वेंडर फाइनेंसिंग। ठीक है, तो मैं मेक श्योर कर रहा हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे कि मैंने क्या बताया। मैं एक बार फिर से आपको समझा देता हूँ कि अपन है कंपनी, ठीक है, और सामने अपने पास एक बंदा है जिसको सामान चाहिए, है ना, क्लाइंट है अपना, कस्टमर समझ लो। कस्टमर है, उसको सामान चाहिए अपनी कंपनी का। अब कस्टमर के पास पैसे नहीं है, तो कस्टमर को अपन लोग लोन दे रहे हैं, और वो क्या कर रहा है कि मतलब अपन पैसे दे रहे हैं उसको, वेंडर फाइनेंस कर रहा है, और वो अपने यहाँ से सामान खरीद के और लेके जा रहा है। तो ये एक बार वेंडर ही उसको फाइनेंस कर रहा था, तो इसको बोलते हैं वेंडर फाइनेंसिंग। ठीक है, तो मेक श्योर करना कि आप समझ में आ गया है, तो इसी को आप अपने तरीके से लिख देना एग्जाम के अंदर। परचेस ऑर्डर फाइनेंसिंग, ठीक है, प्रॉब्लम फेस्ड बाय स्टार्टअप इन द इज द इनएबिलिटी टू फाइंड ए लार्ज न्यू ऑर्डर्स। ठीक है, जो जो स्टार्टअप्स होती है उनके पास क्या होता है कि उनको परचेस ऑर्डर नहीं मिलते बड़े, है ना। तो द रीजन इज दैट
दे डोंट हैव ए नेसेसरी कैश टू प्रोड्यूस एंड डिलीवर द प्रोडक्ट। इसका एक रीजन ये होता है कि उनके पास क्या नेसेसरी कैश नहीं होता है कि प्रोडक्ट को बना के वो डिलीवर कर पाए। ठीक है, तो क्या होना था कि परचेस ऑर्डर फाइनेंसिंग के अंदर आप मेक श्योर करना कि आप ये लाइन लिख दो। हालांकि ये परचेस ऑर्डर फाइनेंसिंग में मुझे लग रहा है ये तो इश्यू बता रहे हैं इसका। फिर क्या आता है फैक्टरिंग अकाउंट्स रिसीवेबल। फैक्टरिंग सर्विसेज पढ़ी है ना अपन ने कि अपने पास बहुत सारे रिसीवेबल्स थे। फिर क्या अपन क्या करते हैं कि अपने पास रिसीवेबल्स बहुत सारे पड़े हुए हैं पर अपन को पैसों की जरूरत अभी पड़ रही, तो अपन क्या करेंगे, ये जो अपने रिसीवेबल्स है ये किसी को बेच देंगे। वो बंदा है ना इसको 80-90% पे खरीद लेगा, अपना 100% वो 80-90 पे खरीद लेगा, 10% मार्जिन रख के, और बाद में वो पैसा आराम से कलेक्ट करता रहेगा लोगों से। ठीक है, तो अपन को अभी पैसा मिल जाएगा। तो ये फैक्टरिंग अकाउंट रिसीवेबल्स हो गया। ठीक है, तो मेक श्योर करना कि ये सारे पॉइंट्स आप लिख पाओ कि इनोवेटिव वेज क्या क्या है ना, पर्सनल फाइनेंसिंग, पर्सनल क्रेडिट लाइंस, फैमिली एंड फ्रेंड्स, पीयर टू पीयर लैंडिंग, क्राउड फंडिंग, माइक्रो लोन्स, वेंडर फाइनेंसिंग, परचेस ऑर्डर फाइनेंसिंग, इनएबिलिटी टू परचेस ऑर्डर फाइनेंसिंग, फैक्टरिंग अकाउंट रिसीवेबल्स। ठीक है, फिर आता है अपना पिच प्रेजेंटेशन। ठीक है, तो ऑलमोस्ट 6 मिनट्स हो गए, ज़्यादा मैंने समझा दिया, कोई बात नहीं। अपना जो ये है पिच प्रेजेंटेशन, ये पिच प्रेजेंटेशन आप याद कर लेना, ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एग्जाम्स के अंदर, आ सकता है ना। ठीक है, तो पिच प्रेजेंटेशन क्या होता है मेरे को पता था आपने पहले कभी पढ़ा नहीं होगा, तो इसलिए मैंने अंडरलाइन कर दिया कि मेक श्योर करना कि ये चीज़ आपको दिमाग में रह जाए। पिच प्रेजेंटेशन इज ए शॉर्ट एंड ब्रीफ प्रेजेंटेशन। एक्चुअली शॉर्ट एंड ब्रीफ प्रेजेंटेशन होता है। ठीक है, नॉट मोर देन 20 मिनट्स, 20 मिनट से ज़्यादा का नहीं होता है, टू इन्वेस्टर explaining about the prospectus of the company and why they should invest in the startup business। ठीक है, ठीक है, कोई बंदा जैसे मान लो कि मैं गया हूँ एक स्टार्टअप फाइनेंस करने के लिए, तो स्टार्टअप फाइनेंस करवाने के लिए मैं एक कंपनी खोल रहा हूँ, मेरे को स्टार्टअप फाइनेंस करवाना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं लोगों को अपने बारे में बताऊंगा ना, अपनी कंपनी के प्रोस्पेक्टस वगैरह। तो मैं क्या करूंगा, एक पीपीटी बना लूंगा, एक प्रोजेक्टर पे चलाऊंगा, 20 मिनट से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए। इस पीपीटी के अंदर मैं अपना जो भी मेरा होने वाला है, जो स्टार्टअप मैं कर रहा हूँ उसके बारे में लोगों को बताऊंगा, इन्वेस्टर जो लोग वहाँ पे आएंगे उनको बताऊंगा। ठीक है, और उनको मेक श्योर कराऊंगा ना कि आप इस बिजनेस के अंदर पैसा क्यों डालो, वाई शुड यू इन्वेस्ट इन दिस स्टार्टअप बिजनेस। तो ये सारा इस पीपीटी के थ्रू मैं उनको समझाऊंगा। तो ये चीज तो है, ये अपन पिच प्रेजेंटेशन के अंदर अपन करते हैं। ठीक है, तो ए पिच प्रेजेंटेशन कैन बी मेड आइदर ए फेस टू फेस मीटिंग, मतलब फेस टू फेस मीटिंग में भी हो सकता है और ऑनलाइन मीटिंग के अंदर भी हो सकता है। ठीक है, पॉइंट्स टू बी केप्ट इन माइंड व्हाइल प्रेजेंटिंग पिच प्रेजेंटेशन। कुछ पॉइंट्स अपने को ध्यान में रखने पड़ेंगे जब अपन प्रेजेंट करेंगे पिच प्रेजेंटेशन। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन देना है, टीम के बारे में बताना है, टीम मतलब क्या, जो बिहाइंड द सीन अपने पास और कौन कौन आदमी लगे रहे हैं वो टीम के बारे में बताना है, प्रॉब्लम्स क्या होगी प्रॉब्लम्स बतानी है, प्रॉब्लम्स की सॉल्यूशंस बतानी है। ठीक है, याद रखना है ये पॉइंट्स पिच प्रेजेंटेशन के अंदर। पिच प्रेजेंटेशन का जब भी क्वेश्चन आएगा तो वो सारे ये पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे, इंट्रोडक्शन, टीम, प्रॉब्लम, सॉल्यूशन। ठीक है, फिर मार्केटिंग एंड सेल्स, फिर आता है प्रोजेक्शन एंड माइलस्टोन्स। फिर उसके बाद ना प्रोजेक्शन एंड माइलस्टोन के इस अंदर है ना, ये जो कुछ 2-3 चीजें हैं टिपिकल नहीं है, ये ऑलरेडी आपको आती है। फाइनेंशियल प्रोजेक्शन इंक्लूड 3 बेसिक डॉक्यूमेंट्स। 3 बेसिक डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होंगे, दैट्स मेकअप ए बिजनेस फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो कि बिजनेस के फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपसे ज्यादा कोई जान सकता है कि क्या हो सकता है, बैलेंस शीट, P&L और कैश फ्लो, ये तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर आती ही है। ठीक है, 2 और चीजें आती है, नोट्स टू अकाउंट्स और चेंजेस इन इक्विटी, लेकिन इन्होंने बोला 3 बेसिक डॉक्यूमेंट। बेसिक डॉक्यूमेंट्स में अपने पास क्या होता है, बैलेंस शीट, P&L और कैश फ्लो। ठीक है, तो उन्होंने यही लिख रखा है। एक तो इनकम स्टेटमेंट जिसको अपन P&L के नाम से जानते हैं, है ना। ठीक है, इनकम स्टेटमेंट एक तो अपना आ जाएगा इनकम स्टेटमेंट। ठीक है, अब इनकम स्टेटमेंट के अंदर अपन को क्या करना पड़ेगा, हाउ मच रेवेन्यू डिड द बिजनेस जनरेट, कितना रेवेन्यू जनरेट करने वाला बिजनेस, हाउ मच डिड इट कॉस्ट जनरेट टू सपोर्ट दैट रेवेन्यू, मतलब रेवेन्यू को जनरेट करने रेवेन्यू को सपोर्ट करने के लिए कितनी कॉस्ट लगेगी। ठीक है, रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए कितनी कॉस्ट लगेगी, ये अपने को बताना है। हाउ मच डिड बिजनेस पेड टू इट्स एम्प्लॉय, बिजनेस अपने एम्प्लॉयज को कितना देने वाला है, बिजनेस रेंट कितना देने वाला है, हाउ मच डिड इट पे टू टुवर्ड्स रेंट। ठीक है, फिर इसको आप अपने हिसाब से लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है। फिर एक चीज आती है ये ना, फर्स्ट ईयर, फॉर योर फर्स्ट ईयर इन बिजनेस यू वांट टू क्रिएट ए मंथली इनकम स्टेटमेंट। पहले साल के लिए आपको मंथली बनाना है, सेकेंड ईयर के लिए क्वार्टरली बनाना है और थर्ड ईयर के लिए फुल एनुअल बनाना है फिर तो। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर में मंथली, फिर क्वार्टरली, फिर फुल।
ठीक है, याद रहे तो ठीक है, नहीं याद रहे तो ऐसे कोई लोड वाली बात नहीं है। फिर आता अपना कैश फ्लो स्टेटमेंट, सेम मंथली, क्वार्टरली, एन्युअली। फिर आता अपना बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के अंदर क्या बताएंगे, बैंक में कितना पैसा पड़ा है, सप्लायर अपन से कितना पैसा मांग रहे हैं, कंपनी ने इन्वेस्ट, हाउ मच मनी हैव बीन इन्वेस्टेड इन द कंपनी, कंपनी के अंदर मनी कितना इन्वेस्ट हो रखा है, ये अपन मेक श्योर करेंगे, ये बताएंगे बैलेंस शीट के अंदर, है ना। तो प्रोजेक्शन और माइलस्टोन के अंदर इनकम, कैश फ्लो और बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, है ना। फिर अपन जो आते हैं, पिच प्रेजेंटेशन चल रहा है अभी अपना। पिच प्रेजेंटेशन के अंदर अपन कंपटीशन बताएगा। इट इज नेसेसरी टू हाईलाइट द पिच प्रेजेंटेशन एज टू हाउ द प्रोडक्ट और सर्विसेज आर डिफरेंट फ्रॉम देयर कॉम्पिटिटर्स। ठीक है, कॉम्पिटिशन, अब किसी पिच प्रेजेंटेशन के अंदर उनको कॉम्पिटिशन तो बताना पड़ेगा ना, कि भैया अगर मैं साबुन बेच रहा हूँ तो इतनी कंपनियां साबुन बेच रही है, तो मेरे साबुन में क्या डिफरेंशिएशन है, मेरा साबुन अच्छे से खुशबू मार रहा है, ये तो मेरे को बताना पड़ेगा ना, कि ठीक है मेरा साबुन खुशबू मार रहा है, जम्स मार रहा है, ये सब बताना पड़ेगा। ठीक है, कि हमारा कंपटीशन है और कंपटीशन के अंदर हम ऐसे अपना डिफरेंशिएट कर रहे हैं अपना प्रोडक्ट को। फिर अपन को बिजनेस मॉडल समझाना पड़ेगा। अब बिजनेस मॉडल आपको, मेरे को पता है कि अगर पिच प्रेजेंटेशन में अगर आपने पॉइंट याद आ गया तो इसके अंदर का मसाला याद नहीं आएगा। तो ये मेक श्योर करना है कि ये आप लिख पाओ। ए बिजनेस मॉडल इज द वे इन विच ए कंपनी जनरेट रेवेन्यू एंड मेक ए प्रॉफिट फ्रॉम इट्स ऑपरेशन। ठीक है, बिजनेस मॉडल वे है कि जिससे कंपनी जनरेट कर सके रेवेन्यू और ये मेक्स ए प्रॉफिट फ्रॉम इट्स ऑपरेशन, ऑपरेशन से प्रॉफिट कमा सके। ठीक है, फिर है ना, ये अंदर का जो भी एग्जांपल है ना, ये तो कुछ तो भी मन से लिख देना यार। फिर आए जब फाइनेंसिंग, लास्ट अपना पॉइंट। इफ ए स्टार्टअप हैज रेस्ड मनी, जब स्टार्टअप रेस करता है मनी, इट इज प्रिफरेबल टू टॉक अबाउट हाउ मच मनी हैज ऑलरेडी बीन रेस्ड। ठीक है, जब भी अपन पिच प्रेजेंटेशन बनाएंगे तो अपन फाइनेंसिंग के बारे में बता देंगे कि जब भी स्टार्टअप रेस कर रहा है मनी, तो उसने ऑलरेडी कितना पैसा जनरेट कर लिया है, मतलब रेस कर लिया है। हु इन्वेस्टेड मनी एंड हाउ दैट मनी हैव बीन यूज्ड, ऑलरेडी कितना पैसा इसके अंदर, स्टार्टअप के अंदर इन्वेस्ट हो चुका है, किसने किया है, और जो पैसा जो इन्वेस्ट हुआ था इस पैसे को यूज कहाँ किया है, ये फाइनेंसिंग के अंदर बताएंगे। ठीक है, तो करीब करीब 9 पॉइंट्स है, मतलब अच्छा खासे पॉइंट्स कवर कर रहा है ये, तो ये आने के चांसेस रखता है ना। और इसके अंदर एक सेपरेटली क्वेश्चन बन सकता है प्रोजेक्शन और माइलस्टोन को लेके। पिच प्रेजेंटेशन के अंदर 20 मिनट से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए। इंट्रोडक्शन, टीम, प्रॉब्लम, सॉल्यूशंस, माइलस्टोन्स, सॉरी मार्केटिंग, प्रोजेक्शन एंड माइलस्टोन्स। फिर आता है अपना कंपटीशन, बिजनेस मॉडल और फाइनेंसिंग। ठीक है, फिर आता है कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिकॉर्न। मेक श्योर करना ये भी अपना आप में एक अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिकॉर्न, यूनिकॉर्न का कॉन्सेप्ट क्या है, प्राइवेटली हेल्ड स्टार्टअप कंपनी, है ना, प्राइवेटली, ए यूनिकॉर्न इज अ प्राइवेटली हेल्ड स्टार्टअप कंपनी अचीव्ड वैल्यूएशन ऑफ $1 बिलियन, $1 बिलियन US, है ना। ठीक है, US भी लिख देना ताकि सही रहेगा, $1 बिलियन US। एक प्राइवेटली हेल्ड स्टार्टअप है जिसने वैल्यूएशन अचीव्ड कर ली है, कितनी अचीव करी है, $1 बिलियन की। ठीक है, $1 बिलियन उसके उसकी वैल्यूएशन हो गई है, तो अब उसको अपन क्या बोल देंगे, यूनिकॉर्न। ठीक है, अब यूनिकॉर्न क्या होता है, ए मैथिकल एनिमल रिप्रेजेंट ए स्टैटिकल रेयरिटी ऑफ सक्सेसफुल वेंचर्स। ठीक है, मतलब है ना, एक अपने अपने हिसाब से एक दिमाग में बना लिया एक एनिमल है यूनिकॉर्न करके, जो क्या बताता है, स्टैटिस्टिकल रेयरिटी ऑफ सक्सेसफुल वेंचर, एक सक्सेसफुल वेंचर के स्टैटिस्टिकल रेयरिटी को बताता है कि भैया बहुत सक्सेसफुल हो गया ऐसा। ए स्टार्टअप इज रेफर्ड एज यूनिकॉर्न इफ द फॉलोइंग फीचर। एक स्टार्टअप को अपन यूनिकॉर्न कब बोलेंगे, जब उसमें कुछ फॉलोइंग फीचर्स होंगे ना। फॉलोइंग फीचर्स क्या होंगे, ए प्राइवेट हेल्ड स्टार्टअप होना चाहिए। ठीक है, जो कि अपन ने ऊपर ही पढ़ लिया है। वैल्यूएशन ऑफ ए स्टार्टअप रिचेस $1 बिलियन, वैल्यूएशन उसकी कितनी पहुंच गई है, 1 बिलियन पहुंच चुकी है। ठीक है, एम्फेसाइज इज ऑन द रेयरिटी ऑफ सक्सेस ऑफ सच स्टार्टअप। ठीक है, एम्फेसाइज करेगा रेयरिटी ऑफ सक्सेस ऑफ सच स्टार्टअप, मतलब एम्फेसाइज करेगा कि भैया ये बिजनेस सक्सेस हो जाए। ठीक है, फिर अदर कॉमन फीचर्स क्या हो सकते हैं, न्यू आइडिया, डिस्ट्रप्टिव इनोवेशन, कंज्यूमर फोकस, हाई ऑन टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये तो अपने हिसाब से लिख देना। फिर ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये जो पैरा है ये इंपॉर्टेंट है। However, it is important to note that in case of valuation of any startup slips down below $1 billion, it can lose its status of unicorn since a startup may be unicorn at a one point of time, may not be another point of time। ठीक है, तो इसका मतलब मैं आपको समझा देता हूँ। मान लो कि आज किसी कंपनी की वैल्यूएशन $1 बिलियन US हो चुकी है, तो स्टार्टअप की, किसी स्टार्टअप की, है ना, मान लो कि कोई स्टार्टअप पिछले साल स्टार्ट हुआ था और आज उसकी वैल्यूएशन कितनी हो गई है, $1 बिलियन, तो अपन उसको यूनिकॉर्न बोल देंगे आज। ठीक है, तो अपन यूनिकॉर्न बोल रहे हैं, और पता चला कि आज से 4 महीने बाद इसकी जो वैल्यूएशन थी
वो वापस है ना 1 बिलियन से नीचे आ गई, तो अगर 1 बिलियन से नीचे आ गई ना, तो अब इसको यूनिकॉर्न बोलेंगे क्या? तो अब इसको यूनिकॉर्न नहीं बोलेंगे। ये इसने क्या किया है कि अपना लूज कर दिया है यूनिकॉर्न का स्टेटस। ठीक है, मैं मेक श्योर करता हूँ, आपको वापस समझा देता हूँ। कोई एक स्टार्टअप है जो आज खड़ा है ना, मतलब 1 साल पहले बना था, आज की डेट में उसकी जो वैल्यूएशन है वो $1 बिलियन पहुंच गई है, US$ 1 बिलियन। ठीक है, तो आज अपन उस स्टार्टअप को क्या बोलेंगे? यूनिकॉर्न। तो आज से अगर 4 महीने के बाद अगर इस स्टार्टअप की वैल्यू अगर डाउन हो जाती है, अगर इस स्टार्टअप की वैल्यू डाउन हो गई है, तो अब इसको यूनिकॉर्न बोलेंगे क्या? अब नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो एक टाइम पे कोई कंपनी यूनिकॉर्न हो सकती है और अनदर टाइम पे वापस वो यूनिकॉर्न नहीं हो सकती है। ठीक है, तो हैंस स्टार्टअप में भी यूनिकॉर्न एट वन पॉइंट ऑफ टाइम मे नॉट बी अनदर पॉइंट ऑफ टाइम, है ना, किसी एक टाइम पे यूनिकॉर्न हो सकती है, अनदर पॉइंट पे नहीं हो सकती है। फिर है ना, ये नीचे जो दे रखा है ये कोई काम का नहीं है अपने। ठीक है, तो हालांकि मैं आपको बताता हूँ 2011 के अंदर है ना, इन मोबी करके थी, वो यूनिकॉर्न का उसने अचीव कर लिया था। फिर 2012 में फ्लिपकार्ट ने, 2013 में म्यूजिक में, अपने को याद नहीं रखना है, खाली मैं ऐसे जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, फिर 2014 में ओला, स्नैपडील, पेटीएम वगैरह, देखो ये धड़ल्ले से नाम दे रखे हैं, ये सब यूनिकॉर्न यूनिकॉर्न है ना। ठीक है, फिर मोड्स ऑफ फाइनेंसिंग फॉर स्टार्टअप्स, क्या क्या मोड्स हो सकते हैं फाइनेंसिंग के स्टार्टअप के लिए? ठीक है, तो अब जनरली क्या है ना, कंफ्यूजन हो जाएगा कि ये जो अपन ने पढ़ा था, स्टार्टिंग में पढ़ा था, ठीक है, कि फैमिली से लेंगे, फ्रेंड से लेंगे, फलाने से लेंगे, तो ये कहता है इनोवेटिव वेज है। ठीक है, मतलब इनोवेटिव अलग अलग तरीके हैं, और ये क्या है ना कि ये मोड्स भी तरीके हैं, पर वो वाले इनोवेटिव है। उनको इनोवेटिव वेज से आया तो वो लिख देना, और अगर मोड्स में आया तो ये लिख देना। ठीक है, और कुछ नहीं समझ में आया तो जो समझ में आ रहा है वो लिख लेना। तो सोर्स ऑफ फाइनेंस में क्या होता है, तो होता है बूट स्ट्रैपिंग। बूट स्ट्रैपिंग क्या होती है? एन इंडिविजुअल इज सेल्ड टू बी अ बूट स्ट्रैपिंग व्हेन ही और शी अटेम्प्ट टू स्टार्ट एंड बिल्ड अ कंपनी फ्रॉम पर्सनल फाइनेंस और फ्रॉम ऑपरेटिंग रेवेन्यू ऑफ ए न्यू कंपनी। ठीक है, जब भी कोई बंदा या बंदी अपना खुद का स्टार्टअप बना के और पर्सनल फाइनेंस कर रहा है, खुद ही फाइनेंस कर रहा है, या फिर पैसे कहाँ से ले रहा है, जो उसका ऑपरेटिंग रेवेन्यू है वो न्यू कंपनी से जो जनरेट हो रहा है उसी से फाइनेंस लगा के उसको बूस्ट कर रहा है, तो उसको बोलेंगे बूट स्ट्रैपिंग। ठीक है, द मेथड बाय विच स्टार्टअप विच फर्म कैन बी बूट स्ट्रैप। कुछ कुछ मेथड्स होती है बूट स्ट्रैप करने के। क्या होता है? एक तो ट्रेड क्रेडिट होती है, ठीक है, फिर होता है फैक्टरिंग, फिर होता है लीजिंग। ठीक है, तो ये कुछ तरीके होते हैं बूट स्ट्रैपिंग के। ठीक है, तो सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग के अंदर एक होता है बूट स्ट्रैपिंग, फिर आता है अपना अपना एंजल इन्वेस्टर। बूट स्ट्रैपिंग, फिर सेकंड आता है अपना एंजल इन्वेस्टर, है ना। तो अब एंजल इन्वेस्टर की बात कर लेते हैं। एंजल इन्वेस्टर इज एन स्मॉल स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योर। एंजल इन्वेस्टर इन्वेस्ट इन स्मॉल स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योर। एंजल जो इन्वेस्टर्स होते हैं ना, एंजल इन्वेस्टर, जो एंजल अपन कहते हैं ना, भगवान, भगवान का रूप एंजल, एंजल, तो वो उस टाइप से समझो इसको। एंजल जो इन्वेस्टर होते हैं, जो इन्वेस्ट काय में करते हैं? स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योर्स में। ठीक है, कोई भी नया स्मॉल स्टार्टअप है उसके अंदर एंजल इन्वेस्टर इन्वेस्ट करेगा, एंजल इन्वेस्टर इन्वेस्ट करेगा, और कुछ इंटरप्रीनियर्स है उनके अंदर भी इन्वेस्ट करेगा। एंजल इन्वेस्टर्स आर अमंग एन इंटरप्रीनियर फैमिली एंड फ्रेंड्स। ठीक है, जो इंटरमीडिएट की फैमिली और फ्रेंड्स को बता रखा है। द कैपिटल एंजल, ठीक है, द कैपिटल एंजल इन्वेस्टर प्रोवाइड वन टाइम इन्वेस्टमेंट टू हेल्प टू बिजनेस। ठीक है, वन टाइम इन्वेस्टमेंट देता है बिजनेस की हेल्प के लिए। मनी टू सपोर्ट एंड कैरी द कंपनी थ्रू डिफिकल्ट अर्ली स्टेज। जो डिफिकल्ट अर्ली स्टेज होता है ना, स्टार्टिंग में तो फाइनेंसिंग की जरूरत पड़ती है, तो उसमें सपोर्ट करता है एंजल इन्वेस्टर। ठीक है, प्रोवाइड मोर फेवरेबल टर्म्स कंपेयर टू अदर लेंडर्स। ठीक है, मतलब अदर लेंडर्स दूसरों के मुकाबले क्या है ना कि मोर कंपेयर्ड फेवरेबल टर्म्स देता है। मान लो कि अगर कोई 12% मांग रहा था तो ये 10% ही मांग रहे हैं। ठीक है, तो दूसरों से तो बढ़िया ही है ना, फेवरेबल है अपने पास। एंजल इन्वेस्टर आर फोकसिंग ऑन हेल्पिंग स्टार्टअप टू टू टेक देयर फर्स्ट स्टेप। एंजल इन्वेस्टर फोकस करते हैं कि जो स्टार्टअप है ना वो अपना फर्स्ट स्टेप ले पाए, तो उस पर फोकस करते हैं, तो उनके इनकी हेल्पिंग के लिए आते हैं ये लोग। एंजल इन्वेस्टर आर कॉल्ड और ऑल्सो कॉल्ड इनफॉर्मल इन्वेस्टर। इनको अपन इनफॉर्मल इन्वेस्टर भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये एक तरीके से भगवान का स्वरूप ही है, अपने को स्टार्टअप करने में फाइनेंस करते हैं। ठीक है, तो अपने लिए जो पैसा देगा वही भगवान है, तो अपन एंजल इन्वेस्टर को भगवान ही मान लेंगे। फिर आता है वेंचर कैपिटल फंड। वेंचर कैपिटल फंड के अंदर वेंचर कैपिटल फंड मीन्स इन्वेस्टमेंट व्हीकल दैट मैनेज फंड्स। ठीक है, वेंचर कैपिटल फंड जो होता है एक इन्वेस्टमेंट व्हीकल होता है जो मैनेज करता है फंड्स ऑफ इन्वेस्टर। जो इन्वेस्टर का फंड होता है उसको मैनेज करता है, सीकिंग टू इन्वेस्ट इन स्टार्टअप फर्म। और
देखता है कि भाई स्टार्टअप फर्म्स और बिजनेस विद एक्सेप्शनल ग्रोथ पोटेंशियल, जो स्टार्टअप बिजनेस है और जो बिजनेसेस हैं जिनकी ग्रोथ पोटेंशियल एक्सपेक्टेड है कि हाँ भाई फ्यूचर में ग्रोथ कर जाएगा, उसके अंदर ये क्या करते हैं, वेंचर कैपिटल फंड वाले फंड डाल देते हैं। ठीक है, वेंचर कैपिटलिस्ट जनरली फाइनेंस न्यू और रैपिडली ग्रोथ कंपनी, फाइनेंस करते हैं जो न्यू और रैपिडली ग्रोथ कंपनी, उसको परचेस इक्विटी सिक्योरिटीज। ठीक है, अरे यार ठीक है, मैं वापस बता देता हूँ आपको। ये जो था ये मेक श्योर करना आप पढ़ पाओ, पढ़ लेना। और फिर जो वेंचर कैपिटल थी इसके अंदर क्या होता है कि ये एक इन्वेस्टमेंट व्हीकल होता है दैट मैनेज फंड, है ना, ये मैनेज करता है। वेंचर कैपिटल फंड क्या होता है, मैनेज करता है इन्वेस्टर का फंड और ट्राई करता है कि ऐसी जगह डाले जो स्टार्टअप फाइनेंस हो या फिर क्या स्टार्टअप फर्म्स हो और जो बिजनेस हो जिनका रैपिडली ग्रोथ कर पाए, है ना। तो मतलब एक्सपेक्ट कर रहे हैं उनमें पोटेंशियल ग्रोथ, तो अपन उसके अंदर डाल देंगे वेंचर कैपिटल फंड वाले। ठीक है, क्या करेंगे, फाइनेंस वेंचर कैपिटलिस्ट जनरली क्या करता है, फाइनेंस न्यू एंड रैपिडली ग्रोथ कंपनी, फाइनेंस करता है न्यू और रैपिडली ग्रोथ कंपनी का परचेस इक्विटी सिक्योरिटीज, इक्विटी सिक्योरिटी परचेस करता है ना, स्टेक परचेस करता है। असिस्ट द डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, न्यू प्रोडक्ट और सर्विसेज बनाते उसके अंदर असिस्ट करता है वेंचर कैपिटलिस्ट। एड वैल्यू टू द कंपनी थ्रू एक्टिव पार्टिसिपेशन, ये वेंचर कैपिटलिस्ट एक्टिव पार्टिसिपेशन करते हैं कंपनी के अंदर और वैल्यू क्रिएट करते हैं कंपनी की। ठीक है, फिर क्या होती है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक होती है वेंचर कैपिटल फाइनेंसिंग की। एक तो होता है लॉन्ग टाइम होरिजन, फिर होता है लैक ऑफ लिक्विडिटी, हाई रिस्क और इक्विटी पार्टिसिपेंट्स। ठीक है, अब लॉन्ग टाइम होरिजन के अंदर क्या होता है कि ये है ना मिनिमम 3 साल के लिए करते हैं और मैक्सिमम 10 साल तक के लिए इन्वेस्ट करके रखते हैं, इसको बोलते हैं लॉन्ग टाइम होरिजन। फिर होता है लैक ऑफ लिक्विडिटी, फिर होता है हाई रिस्क, वेंचर कैपिटल वुड नॉट हेजिटेट टू टेक रिस्क, हाई रिस्क है ना। कैरेक्टरिस्टिक क्या है वेंचर कैपिटल फाइनेंसिंग के अंदर, हाई रिस्क। हाई रिस्क के अंदर क्या है, वेंचर कैपिटल जो बंदा होता है ना वो रिस्क लेने से घबराता नहीं है, वो एकदम खुले में रिस्क लेता है कि डाल तो कितने रिस्क है तो भी पैसा डालूंगा मैं, ऑन प्रिंसिपल ऑफ हाई रिस्क एंड हाई रिटर्न। ठीक है, वो क्या सोचता है जिधर ज्यादा रिस्क होगी उधर रिटर्न भी तो ज्यादा होगा, इसलिए वो हाई रिस्क पे पार्टिसिपेट करता है। फिर क्या, इक्विटी पार्टिसिपेशन, वेंचर कैपिटल वुड बी इन्वेस्टिंग इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी ऑफ ए कंपनी। ठीक है, तो वेंचर कैपिटलिस्ट कभी कभी क्या है ना कि इक्विटी के फॉर्म में पार्टिसिपेट कर लेता है, इक्विटी शेयर खरीद लेता है कंपनी के। ठीक है, फिर कुछ एडवांटेज बता रखे हैं, एडवांटेज मेक श्योर करना कि ये जो अंडरलाइन वाला पार्ट है आप पढ़ लो। अगर मैं पढ़ूंगा तो बहुत टाइम हो जाएगा, आप इसको पॉज करके पढ़ लेना, है ना। मतलब कुछ इंजेक्ट करता है लॉन्ग टर्म में, ठीक है, रिस्क और रिवार्ड्स है। ठीक है, आप इसको मेक श्योर करना आप पढ़ लो। फिर क्या है, स्टेजेस ऑफ फंडिंग ऑफ वेंचर कैपिटलिस्ट, सीड मनी, स्टार्टअप, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड और फोर्थ राउंड। ठीक है, सीड मनी, स्टार्टअप, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड। ठीक है, मैंने अभी तक मैंने जो 8-10 MTPs देखी थी उसके अंदर ऐसा कोई क्वेश्चन आया नहीं था, इसलिए मैंने ज़्यादा एम्फेसाइज नहीं किया है। तो अगर आपको लगे तो आप है ना ये मेक श्योर करना कि अंडरलाइन कर रखे हैं वो वाले पॉइंट्स पढ़ लो। फिर होता है एक डील ओरिजिनेटर, वेंचर कैपिटलिस्ट इन्वेस्टमेंट प्रोसेस। एक तो होता है डील ओरिजिनेटर जो डील को ओरिजिनेट करता है, फिर होता है स्क्रीनिंग होता है, फिर ड्यू डिलीजेंस होता है, फिर डील की स्ट्रक्चरिंग होती है, फिर क्या होता है पोस्ट इन्वेस्टमेंट एग्जिट एक्टिविटी और एग्जिट प्लान। ठीक है, इसके लिए भी मैं कह रहा हूँ कि मुझे ऐसा कुछ लगता नहीं है इसके अंदर, है ना। फिर वेंचर कैपिटल फंड्स इन इंडिया, एक इवोल्यूशन। ठीक है, छोड़ दो ये सारे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर है ना स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव, इंडिया जो स्टार्टअप में इनिशिएटिव लेता है ना, मेक श्योर करना कि वो यूनिकॉर्न वाला कॉन्सेप्ट अलग रहे और ये स्टार्टअप वाला कॉन्सेप्ट अलग रहे। ठीक है, मतलब ऐसे क्लैश मत कर देना कि दोनों को मिक्स मैच कर दो कि भैया इसमें भी $1 बिलियन, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, वो यूनिकॉर्न के लिए है, उसके अंदर भी 10 साल होते हैं, इसके अंदर भी 10 साल होते हैं, तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि एकदम कि ये ना वो दोनों को मिक्स करके लिखा है, मिक्स मत करना, अलग रहने देना। स्टार्टअप इंडिया स्कीम वाज इनिशिएटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनिशिएटिव लिया स्टार्टअप इंडिया के अंदर। ठीक है, इसके अंदर क्या क्या कुछ एंटिटी शेल कंसिडर्ड एज ए स्टार्टअप, एंटिटी को कैसे कंसिडर करेंगे कि ये स्टार्टअप है, तो अप टू ए 10 पीरियड फ्रॉम ए डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन और रजिस्ट्रेशन, जब कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है, रजिस्टर हुई है, तब से लेकर 10 साल तक। ठीक है, अपन उसको स्टार्टअप मानेंगे। इफ इट इज इनकॉर्पोरेटेड एज ए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, अगर वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बन के स्टार्ट हुई थी या फिर पार्टनरशिप फर्म बन के स्टार्ट हुई थी या फिर LLP बन के स्टार्ट हुई थी इंडिया के अंदर, तो ठीक है, जब से वो रजिस्टर्ड हुई है या इनकॉर्पोरेट हुई है तब से लेकर 10 साल तक अपन उसको क्या बोलेंगे, स्टार्टअप बोलेंगे। फिर क्या, टर्न ओवर ऑफ एंटिटी ऑफ एनी फाइनेंशियल ईयर सिंस इनकॉर्पोरेशन हैज नॉट एक्सीडेड 100 करोड़,
स्टार्टअप किसको बोलेंगे भाई, 10 साल तक अपन उसको स्टार्टअप बोलेंगे, प्रोवाइडेड उसका जो टर्नओवर है वो 100 करोड़ से क्या होना चाहिए, नीचे रहना चाहिए। एंटिटी इज वर्किंग टुवर्ड इनोवेशन, डेवलपमेंट एंड इंप्रूवमेंट ऑफ प्रोडक्ट और प्रोसेसेस और सर्विसेज, और इट इज स्केलेबल बिजनेस मॉडल विद हाई पोटेंशियल ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और वेल्थ क्रिएशन, हाई हाई लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करेगी, वेल्थ क्रिएट करेगी, ठीक है, इनोवेशन की तरफ ध्यान देगी, डेवलपमेंट और इंप्रूवमेंट ऑफ प्रोडक्ट करेगी, प्रोसेस प्रोडक्ट और प्रोसेस और सर्विसेज, ठीक है, इन सब के अंदर जाएगी, तब अपन उसको स्टार्टअप बोल देंगे। क्या क्या है, 10 साल नहीं हुए हैं इनकॉर्पोरेट हुए अभी, टर्नओवर उसका 100 करोड़ से कम है और एंटिटी इनोवेशन की तरफ जा रही है, ठीक है, पोटेंशियल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करेगी, वेल्थ क्रिएशन करेगी, तो अपन उसको स्टार्टअप बोल देंगे इंडिया के अंदर स्टार्टअप, ठीक है। मेक श्योर करना यूनिकॉर्न के अंदर कुछ ऐसे ही सिमिलर पॉइंट्स थे, लेकिन वो यूनिकॉर्न के लिए, कहाँ गया यूनिकॉर्न अपना, यूनिकॉर्न यूनिकॉर्न, हाँ बस ये यूनिकॉर्न आ गया, ठीक है, ये यूनिकॉर्न के पॉइंट्स थे ना, तो इसके अंदर भी आप ये फीचर्स ऑफ न्यू आइडिया, डिस्ट्रप्टिव इनोवेशन, कंज्यूमर फोकस, ये ऐसे करके हैं, तो कंफ्यूज मत हो जाना। यूनिकॉर्न को यूनिकॉर्न रहने देना, स्टार्टअप इन इंडिया को स्टार्टअप ही रहने देना, ठीक है। ठीक है, स्टार्टअप को स्टार्टअप ही रहने देंगे अपन, और हाँ ये रह गया स्टार्टअप। फिर अपन नीचे आके देख लेते हैं और कुछ अपने काम का है क्या। अपार्ट फ्रॉम द सपोर्ट फ्रॉम गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के सपोर्ट के अलावा देर आर क्वाइट फ्यू अदर रीजन वाई इंडिया बिकम सच ए सस्टेनेबल इन्वायरमेंट। गवर्नमेंट के सपोर्ट के अलावा भी इंडिया अपना एक सस्टेनेबल इन्वायरमेंट बना पा रहा है स्टार्टअप के लिए, ऐसा क्यों है, ठीक है, तो कुछ मेजर रीजन है उसके, मेजर रीजन है ना, मतलब मेजर यानी बड़े रीजन, ठीक है। पूल ऑफ टैलेंट, भाई लोगों के पास बहुत टैलेंट है अपने पास। कॉस्ट इफेक्टिव वर्कफोर्स, देखो पैसा बचाने में तो अपन बहुत बहुत ज्यादा एक्सपर्ट है ना, पैसा तो एकदम रेपिडली अपन बचाते हैं, ठीक, कॉस्ट इफेक्टिव वे में अपन काम कर लेते हैं। इंक्रीजिंग यूज ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, इंक्रीजिंग यूज ऑफ इंटरनेट, ठीक है, इंटरनेट का यूज ज्यादा आ गया तो आइडिया ज्यादा आ गया ना, पहले लोगों को कम पता थे तो कम कर रहे थे, अब जब से अपने पास फ्री नेट आया है तब तो अपने पास आइडिया ही आइडिया है, कुछ नहीं हो तो अपन खाना ही बना देंगे। टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी इनोवेशन हुआ है, तो टेक्नोलॉजी के इनोवेशन की वजह से भी तो अपने को बहुत आइडिया आ रहे हैं, ठीक है। वेराइटी ऑफ फंडिंग ऑप्शन अवेलेबल, भाई फंडिंग के ऑप्शन इतने अवेलेबल हो गए ना कि इधर से नहीं तो इधर से, इधर से नहीं तो इधर से, कहीं से तो पैसा आ ही जाएगा, तो ऑप्शन अवेलेबल है अपने पास, अब पैसे अवेलेबल है तो कहीं दिक्कत है, अपन स्टार्टअप कर सकते हैं, ठीक है। तो मेजर रीजंस क्या है, गवर्नमेंट के सपोर्ट के अलावा टैलेंट है भाई लोगों के पास, कॉस्ट इफेक्टिव वर्कफोर्स है, मतलब है ना, कम पैसों में अपने अपन काम करवा सकते हैं। इंक्रीजिंग यूज ऑफ इंटरनेट, इंक्रीजिंग यूज ऑफ इंटरनेट, इंटरनेट का यूज ज़्यादा हो रहा है, टेक्नोलॉजी मिल गई है अपने को, वेराइटी ऑफ फंडिंग ऑप्शन अवेलेबल, फंडिंग के अपने पास ऑप्शन अवेलेबल है, ठीक है। फिर सक्सेसफुल प्लानिंग इज बिजनेस, ठीक है, ठीक है। तो इसी के साथ है ना मैं समअप कर रहा हूँ इसको कि खत्म है, मेक श्योर करना ये 27 मिनट में अपन ने पूरा निपटा दिया है जो जो मुझे लगता था कि एग्जाम में आने लायक है, और ये तो ओपन ने 27 मिनट्स में निपटा दिया है, पर जब भी आप रिवीजन करने बैठो तो एक दो बार अगर आपने 27 वाली वीडियो देख रखी है तो फिर जब भी आप लास्ट में देखो तो इसको 1.5 2x पे देखना, तो ये आधे में ही खत्म हो जाएगी, 27 28, मतलब अगर 30 मिनट की वीडियो अगर अपन बना रहे हैं तो मेक श्योर करना 15 मिनट के अंदर ही खत्म हो जाए। तो नेवरदलेस अपना कंटेंट विथ रिगार्ड टू स्टार्टअप फाइनेंस अपना खत्म कर दिया अपन ने, चैप्टर रिवाइज कर लिया इसको 28 मिनट्स के अंदर पूरा का पूरा, ठीक है। तो अब है ना आप लोग इसको लाइक कर देना वीडियो को, और सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और रिकमेंड कर देना अगर आपका कोई कलिंग्स हो या फ्रेंड्स हो जिसको लग रहा हो कि यार मेरे को थ्योरी को समझ में कम आ रही है या क्या करूँगा क्या पढ़ूंगा, ठीक है। तो मैंने आपको है ना इसीलिए मॉड्यूल से पढ़ा है कि मॉड्यूल के हिसाब से देखो कहाँ क्या कंटेंट है, आईबीएस का पेपर आए तो याद रह जाए कि हाँ मॉड्यूल के अंदर ये चैप्टर के अंदर भी ये कंटेंट था, तो कभी अगर इससे रिलेटेड आईबीएस के अंदर आए तो भी आपको याद रह जाएगा कि हाँ ठीक है ये उस चैप्टर के अंदर मिल जाएगा। तो ठीक है, अब अपन वीडियो को क्लोज करते हैं, तो मेक श्योर करना कि आप सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, ठीक है, और लाइक कर देना ताकि क्या है ना मुझे पता चले कि ठीक है वीडियो अच्छी बन रही है, अगर आपको समझ में आ रहा है, और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो डिसलाइक मार देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा अच्छे से, और 2-3 बार इस वीडियो को अगर आप देख लोगे तो ठीक है आप एग्जाम में पोजीशन में आ जाओगे, आप अच्छे से एग्जाम दे पाए, और टेंशन नहीं लेनी है, एग्जाम बहुत ही ईजी आएगा प्रोवाइडेड आपने पढ़ रखा हो, ठीक है, और मैं मान के चल रहा हूँ आपने पढ़ रखा होगा, और कोई दिक्कत वाली बात नहीं आती है, ठीक है। आप जो जो कुछ भी लिखते हो ना उसका मार्क्स दे देते हैं ये लोग, ठीक है। तो मेक श्योर करना कि आप पेपर कभी छोड़ के नहीं आओ, 100% पेपर अटेम्प्ट करना, कुछ नहीं आ रहा तो कुछ भी लिख के आना, एक एक वर्ड के ये ट्राई करते हैं कि आपको मार्क्स कहाँ दे, अगर मान लो 39 आ रहे हैं तो इसको 40 के लिए भी तो एक नंबर कहीं ना कहीं देना पड़ेगा, अब वो एक नंबर कहाँ पे देंगे, कहीं ना कहीं कुछ लिखा होगा तो देंगे ना, आपने कुछ लिखा ही नहीं होगा तो वो एक नंबर कहाँ बढ़ाएंगे,
ठीक है। तो आप है ना उसको पेपर जब भी अटेम्प्ट करो तो मेक श्योर करना कि पूरा पूरा 100% अटेम्प्ट करो, ताकि क्या है ना कि 59 हो तो 60 हो जाए, 39 हो तो 40 हो जाए, ठीक है। तो अपन करते हैं वीडियो को क्लोज, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और ठीक है किसी को चाहिए वीडियो तो आप रिकमेंड कर देना। ओके, बाय गाइस, ठीक है।